कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 4, और जिसको हम द यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमारा जो सीरीज़ का जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। और ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पीएम है, सुप्रीम कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल है। ये सारे के सारे लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यूनियन एग्जीक्यूटिव से, उसी को हम अभी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको मैं यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि जब प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे डिफर्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव स्टेट। यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है ना, वो उस जिस स्टेट से भी उनका संबंध है वहाँ पे पॉपुलेशन आबादी कितनी है उस हिसाब से वो काउंट किया जाता है। यानी कि जैसे एक एमपी का वोट की अहमियत हम 1-2 नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से वो काउंट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स इन अ मेंबर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, जहाँ से भी वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के जो भी नंबर्स वगैरह हैं उसको ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ये दोनों जो है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट। यानी कि इम्पीचमेंट मोशन जो चलाया जाता है वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह चलाया जाता है, और दोनों जगह से जब वो पारित हो जाती है देन जो होगा वो प्रेसिडेंट को उनको अपने ओहदे से रिज़ाइन देना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑफिस को राष्ट्रपति जो होते हैं उनको शपथ दिलाने वाला कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखिएगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers but he has to become a member of the either house within a period of। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई आदमी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो क्या उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दी जा सकती है या नहीं। अगर दी जा सकती है तो मैक्सिमम कितने मुद्दत के लिए, कितने टाइम के लिए दी जाती है? तो ये याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए उनको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और विदिन 6 मंथ उनको जो है राज्यसभा या लोकसभा के ज़रिए से फिर उनको मेंबर बनाया जाएगा, तब जाके फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे। अदरवाइज़ फिर उनको वापस नहीं तो हटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जयशंकर जो अभी हिंदुस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो भी क्या थे, राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन बाद में फिर उनको मंत्री बना के फिर बनाया गया। तो ये प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं उसमें कौन शामिल नहीं है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट, ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो वह है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी के साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी के साथ साथ केंद्र शासित जो दिल्ली है और पौंडीचेरी है वहाँ के भी एमएलए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम विधान काउंसिल के बारे में बात करते हैं, कि विधान परिषद के बारे में बात करते हैं, वहाँ के मेंबर्स वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि
हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, इस वजह से उनको ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन या अनजस्ट हो जाएगा और स्टेट के साथ, इस वजह से उनको मना कर दिया गया है कि हाँ, दे आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट द वोट इन द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति 2 लोगों को नियुक्त करते हैं, वो भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, उसको नीति आयोग से हमने रिप्लेस कर दिया। और सबसे लास्ट में जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो उनको भी कैबिनेट का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को 2014 के बाद से डिसॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, द फर्स्ट, ये क्या बेसिकली कि वो जो हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम्स चार्जेस। ठीक है, कि क्या हो जाएगा कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम चार्जेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि डे ही एज्यूम चार्जेस। वो डे वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जिस दिन वो ऑफिस में जाएंगे उसी दिन से वो काउंट होने लगेगा, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। तो अगर राष्ट्रपति जो है रिज़ाइन देना चाहते हैं, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं, तो वो किनको देंगे, राइटिंग में किनको देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्या, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़। तो ये याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे आंसर 1 नहीं है, बल्कि ये कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा आपको काम आएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का कोई बनना चाहता है, कि अगर वो एमपी है, ठीक है, और कहाँ से है, लोकसभा से है, तो वो 25 साल की उम्र में भी वो हिंदुस्तान का पीएम बन सकता है। और अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो वो 30 साल में पीएम बन सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो नाउ ही इज़ एलिजिबल टू बिकम अ पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर ए या बी जो होगा दोनों हो जाएगा, लेकिन कंडीशन हमें देखना होगा कि जो हिंदुस्तान के पीएम बन रहे हैं वो किस सदन से, राज्यसभा से है या लोकसभा से। लोकसभा की सूरत में 25 साल की उम्र में, और राज्यसभा की सूरत में वो 30 साल की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से किसको जो है वो बेसिकली हिंदुस्तान के सदर जो है वो नियुक्त नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, चीफ ऑफ द आर्मी, ये सबको हिंदुस्तान के सदर जो है नियुक्त करते हैं। लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही उनको नियुक्त करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे लोग नियुक्त नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द फॉलोइंग प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारी जो भी बेसिकली है कि नो सिविल प्रोसीजर व्हाट्सो एवर शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि जब तक कि वो सदर रहेंगे उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, लेकिन जब वो अपने पद से हट जाएंगे तो चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है बेसिकली कि बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं कि अगर किसी आदमी को सज़ा दे दी जाती है तो उस सज़ा में कम करवा सकते हैं, सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं, या सज़ा को डिले भी कर सकते हैं। ये सारे पावर्स जो है वो आर्टिकल 72 के ज़रिए से हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो ये करते हैं एक्सरसाइज, वो पावर के एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं किनके एडवाइस लेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, the pardoning power given to the president of India under article 72 can be exercised। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल। ठीक है, किसी भी टाइम में किया जा सकता है। क्या होगा, एट एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल हो रहा है उस वक्त भी, ट्रायल से पहले भी, ट्रायल के बाद भी, तीनों कंडीशन में ये अपने पावर का वह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह है द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नीलम संजीवा रेड्डी, जिनके अपोजिशन में कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज़ यूज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए से जो है वो बेसिकली हिंदुस्तान के सदर को नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए से उनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि एक मरतबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उन्होंने क्या किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग वीटो पावर को यूज़ किया था। बेसिकली 3 तरह का पावर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को भी दिया गया है जो वो यूज़ कर सकते हैं कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब। Question number 18, if the president returns a bill sent to him for his assent and parliament once again passes the bill in its original form, then the president, अब क्या होता है कि एक बिल को राष्ट्रपति के पास जैसे ही वो बिल को लेकर जाया जाता है तो वो बिल को क्या करते हैं, विदाउट हिज एसेंट क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को पास करता है और उसको ओरिजिनल फॉर्म में फिर उसको दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो उस सूरत में प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होगा, तो ये होगा कि हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, जब दोबारा अगर पार्लियामेंट भेज दे रहा है तो उस सूरत में राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, कौन जो है इसमें से करेक्ट नहीं है। द 3 चीफ ऑफ द स्टाफ आर्मी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ये नहीं होते हैं। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा बेसिकली कि वो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो उनको देखभाल करता है, वो उनको देखता है। क्वेश्चन नंबर 20, Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available, तो उस सूरत में क्या होगा, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बार इस तरीके के केसेस भी हिंदुस्तान में आए हैं कि अगर क्या हो, Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available, जब सदर भी ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो राष्ट्रपति के पद को कौन निभाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो क्या करेगा, उस वक्त वो राष्ट्रपति के पदभार को संभाल लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ही इज़ द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ द पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चारों जो है वो एग्जैक्ट सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी है, टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट भी है और ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आपका 1 और 2, यानी कि चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन हट गया है तो उसको हम हटाते हैं अभी, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं करता है बल्कि वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्या है, वो बेसिकली पीएम से एडवाइस लेकर क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Who among the following are appointed by the President of India? Governors of the state, Chief Justice and Judges of the High Court, Chief Justice and Judges of the Supreme Court, the Vice President। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड द वाइस प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान का सदर नियुक्त नहीं करता है बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों लोग मिलकर उनको नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ, तो उनको जो सैलरी मिलेगा वो प्रेसिडेंट ही का मिलेगा, क्योंकि वो रोल जो अदा कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट का कर रहे हैं, जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं प्रेसिडेंट का कर रहे हैं, इसी वजह से उनको प्रेसिडेंट ही का क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल एक्ट एज प्रेसिडेंट टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, कौन इसमें से करेक्ट है, तो पहले वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि उस वक्त सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगा, तो पहला जो हो जाएगा वो गलत है। सेकेंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब बोथ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर द कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो किया है लेकिन मैक्सिमम नहीं किया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी जो है, इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द रेजिडुअल पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट्स टेन्योर। ठीक है, और लास्ट जो है वो है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द
पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट के जो पार्ट होते हैं बेसिकली वो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 27, द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेंबल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हीं के तरह तमाम काम काज जो भी है वो यूएसए से ही लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का पूरे कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 28, द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन इज़ टू बी एड्रेसेस टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किसको किया जाता है, प्रेसिडेंट को किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ द ऑथोरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा, बेसिकली बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है, तो ये हमारा पार्लियामेंट हटाएगा। ठीक है, और पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं बल्कि हमारा लोकसभा नहीं राज्यसभा दोनों लोग आ जाएंगे इसमें हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजाइंस एज वाइस प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए थे तो वीवी गिरी उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और फिर उसके बाद से वो इलेक्शन लड़े थे और हिंदुस्तान के सदर भी बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट्स एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय। तो उस वक्त जो डिप्टी का परफॉर्म करेगा वो है डिप्टी चेयरमैन करता है, जो अभी जो है बेसिकली वो राज्यसभा बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि अभी जदयू से जो है डिप्टी चेयरमैन जो है वो जदयू के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट पे वो सेटल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट फंक्शन इज़ स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो अभी वेंकैया नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय द रीज़न ऑफ हिज डेथ रिजिग्नेशन और रिमूवल हैज़ टू बी हेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा, बेसिकली ऑप्शन सी है, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अक्रेंस ऑफ द वैकेंसी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो किया जाना चाहिए और मैक्सिमम 6 मंथ में कंप्लीट कर लेना है किसी भी हालत में। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो स्टेट के जो विधान सभा के मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ क्या है राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही उनको इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा एलोन, राज्यसभा में ही वो किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा ही के सारी चीज़ों को देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्या है, अब बोथ बी एंड ए एंड बी देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी। सेकेंड जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द पर्सन हु इज़ टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। किनको वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा इसके बारे में बातें नहीं की गई है, लेकिन सदर के बारे में बातें की गई है कि अगर वो ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वही नहीं हो तो फिर चीफ जस्टिस जो होंगे वो सदर का रोल अदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ अ रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट इज़ पास्ड द प्रेसिडेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी हैव टू बी रिमूव्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो है ऑप्शन ए, फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज़ पास्ड। जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा इम्पीचमेंट का उसी दिन से उनको हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज़ वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, और वो हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज प्रीफर्ड बाय द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड इधर पर्सनली और थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर। क्वेश्चन नंबर 42, हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। सबसे पहली मरतबा जो है वो क्या थी, राज्यसभा के मेंबर थी जब उनको क्या बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था हिंदुस्तान का। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी द क्या है, अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। क्या होता है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय, ठीक है, तो क्या है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं अगर वो मेजोरिटी एग्री करती है तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। और अभी जो लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कुडंट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डेट ही वॉज सीकिंग फ्रॉम द लोकसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, वोट को नहीं दे पाया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, ऑप्शन बी है, यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि दोनों जगह जो होता है मेथड बिल्कुल अलग हो जाते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 46, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्या करता है वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आंसर ए, यानी कि ए ओनली हो जाएगा, यानी नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ, ठीक है, कि सदर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, दोनों हाउस का प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर में उनको पीएम हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वहाँ का मेंबर हो जाना चाहिए। तो जो आदमी मेंबर नहीं होगा उनको भी पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उनको विद इन 6 मंथ जो है क्या है, वो मेंबरशिप ले लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बेसिकली यूनियन ऑफ काउंसिल में जो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये सब के सब क्या है उसमें आ जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, और इंडिपेंडेंट जो चार्ज दिया जाता है वो इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द पोर्टफोलियो आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन देता है, हिंदुस्तान के जो पीएम होता है वो एलोकेट करता है कि किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 49, द सैलरी एंड प्रिक्विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट के ज़रिए से वो डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द प्राइम मिनिस्टर इज सेड टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट इन द रियलिटी ही इज स्टिल इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 51, इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उस सूरत में क्या होगा कि द मिनिस्ट्री इज़ डिज़ोल्व, अगर हिंदुस्तान का पीएम रिज़ाइन दे दे या डेथ हो जाए तो उस सूरत में मिनिस्ट्री को डिज़ोल्व कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, द प्राइम मिनिस्टर इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्टेड बाय लोकसभा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सदर है वो उनको अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, मे चेंज द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स एट विल, तो ये एट विल ये तीनों चीज़ आ जाती है कि लीडर ऑफ द लोकसभा भी होता है वो, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो दी जाती है वो सबको चेंज कर सकता है, और इसी के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 54, द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ डिटरमाइंड बाई, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर ही करता है वो भी, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कैबिनेट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मिनिस्टर्स में बी चूजन फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर, तीनों जगह से किया जा सकता है, लेकिन आउटसाइड द लेजिस्लेचर जो भी होंगे उनको विद इन 6 मंथ दोनों जगह में से किसी एक का मेंबर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, अदरवाइज फिर उनको हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 59, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इफ़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा हमने अभी बात किया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
विधान परिषद जो है ना, वहाँ के मेंबर्स जो एमएलसी होते हैं, वहाँ के मेंबर उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो विधानसभा के मेंबर हैं तो वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ अ मिनिस्टर लॉजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन क्या होगा कि द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। द मिनिस्टर रिजाइंस, ओनली प्राइम मिनिस्टर आर डेट एंड दैट मिनिस्टर रिजाइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इफ़ अ मिनिस्टर लॉजेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि द मिनिस्टर्स रिज़ाइन। ठीक है, जो मिनिस्टर होगा वो क्या कर देगा, वो रिजिग्नेशन अपना दे देगा। ठीक है, तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं देंगे क्योंकि एक मंत्री है तो उसी को ये किया जाएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि A431। ए में सबसे पहले क्या है, वीवी गिरी, उसके बाद से और देखेंगे 4 में क्या है, GS पाठक हो जाएंगे, उसके बाद से BD जट्टी, उसके बाद से MD हिदायतुल्लाह। तो वीवी गिरी सबसे पहले बने, उसके बाद से GS पाठक, उसके बाद से BD जट्टी, उसके बाद से MD हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि A एंड 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भी, शंकर दयाल शर्मा, दोनों लोग हिंदुस्तान के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, 35 ईयर्स चाहिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ साथ इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। कितने दिनों तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का रोल अदा कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 6 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, यानी कि लोकसभा के जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो सबसे पहले जो सेशन होता है उसको हिंदुस्तान का सदर क्या करता है, एड्रेस करता है। When can a president use his discretion in appointing the prime minister? वो किस सूरत में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, when no political party enjoys a clear majority in the लोकसभा। उस सूरत में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो है वो अपना वोट दे सकते हैं और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हाउस के लोग जो होंगे वो मेंबर्स जो होंगे वो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वेटेज ऑफ द मेंबर्स वोट डिपेंड्स ऑन। तो अभी बेसिकली हम लोगों ने बात किया था कि ये 2 and 3 हो जाएगा का द स्टेट टू विच ही बिलोंग्स, ये इसी के साथ साथ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड। तो ये दोनों चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 70, पुट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा, अगर हम देखेंगे तो आंसर बी है। अब आंसर बी क्या है हमारा कि A 3, 2, 4। ए में क्या है, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो यहाँ पे नाम मेंशन है उसी के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद से डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद से वीवी गिरी और उसके बाद से नीलम संजीवा रेड्डी। तो आज सिर्फ हम ये 70 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और इसके बाद से कल परसों से मैं फिर जो है ज्योग्राफी का भी MCQs लेकर आऊँगा और उसके बाद से फिर साइंस का भी लेकर आऊँगा, ताकि सब सब्जेक्ट के MCQs कवर हो जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।